हेलो गाइस, मैं सुनील पारी इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन जो सीरीज चल रही है वो है डिसीजनेटर के बारे में अपन पिछले वाले वीडियो तक 144 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इससे आगे अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपन आगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। एक डिसीजनेटर में चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ठीक है। ऑप्शन क्या है? विद्युत चुंबकों के द्वारा, स्थायी चुंबकों के द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अपने पास अगर कोई जनित्र है तो जनित्र ज्यादातर अपना कौन सा उपयोग देते हैं? स्व उत्तेजित जनित्र। तो वहां पे आर्मेचर के साथ क्या जुड़ी होती है? फील्ड जुड़ी होती है। किसके साथ? आर्मेचर के साथ। तो कौन सी चुंबक होती है वहां पर? विद्युत चुंबक। तो इसका एक्यूरेट उत्तर क्या रहेगा अपने पास? ए ऑप्शन। विद्युत चुंबकों के द्वारा क्या होता है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन होता है, ठीक है। स्थायी चुंबकों का केवल और केवल उन्हीं के अंदर होता है जो जनित स्थायी चुंबक वाले होते हैं। इनके द्वारा अपन बैटरी चार्ज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कौन सा होते हैं अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चन ध्यान से देखना, और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अपन पूरा एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा खालिस्तान को इंगित करता है। यानी मेरे पास जनित्र होता है, जनित्र में कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। ये बात तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो तक बता भी दी थी। कौन सा नियम लगता है? दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में एक होता है मेरे पास अंगूठा, क्या था? अंगूठा। और एक होती है तर्जनी उंगली, एक होती है मध्यमा उंगली। तो प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री एंगल रहता है? 90 डिग्री। कितने का? 90 डिग्री। चाहे आप किसके भी मध्य देखो, चाहे अंगूठा मध्यमा का देखो, चाहे आप अंगूठा या तर्जनी का देखो, या तर्जनी या मध्यमा का देखो, प्रत्येक के बीच में कितना डिग्री कौन होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अंगूठा क्या बताएगा? घूमने की दिशा। और जो तर्जनी उंगली होती है वो क्या बताएगी? फ्लक्स की दिशा। और मध्यमा उंगली क्या बताएगी? करंट की दिशा। जो उत्पादित ईएमएफ जो होता है अपने पास, उसकी करंट की दिशा कौन बताएगा? मध्यमा उंगली। और फ्लक्स की दिशा तर्जनी। और गति की दिशा, यानी घूमने की दिशा और गति की दिशा कौन बताएगा अपने पास? अंगूठा। तो ये क्या पूछ रहा है? अंगूठे के बारे में पूछ रहा है। फ्लक्स की दिशा बताएगा, ये तर्जनी बताती है। चालक की गति की दिशा, हाँ, ये कौन बताता है? अंगूठा। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? डीसी मशीनों में घूर्णन हानियां खालिस्तान के बराबर होती हैं। आर्मेचर की गतिज ऊर्जा के बराबर, आर्मेचर की आधी गतिज ऊर्जा के बराबर, आर्मेचर की गतिज ऊर्जा के वर्ग के बराबर, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर के बराबर। देखिए, मशीनों में जो घूर्णन हानियां होती हैं वो केवल और केवल आर्मेचर के अंदर होती हैं। किसमें होती हैं? आर्मेचर में। फील्ड में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसीलिए फील्ड के अंदर कोई भी घूमने वाला लोड से नहीं होता। तो आर्मेचर में गतिज ऊर्जा के बराबर ये लोड से नहीं हो सकता, ठीक है। और आर्मेचर की आधी गतिज ऊर्जा के बराबर भी ये लोड से नहीं होता, क्योंकि वहां पर बियरिंग भी लगे होते हैं। कौन लगे होते हैं? बियरिंग। अब कोई आर्मेचर आधा घुमा वापिस आ गया, आधा घुमा वापिस आ गया, तो वहां पर ये लोड से नहीं होते, तो वर्ग के बराबर भी नहीं होते। तो इसका एक्यूरेट उत्तर क्या है? डी ऑप्शन। यानी आर्मेचर जितने चक्कर काटेगा, जितने भी चक्कर काटेंगे, उतना ही ज्यादा लॉस क्या होगा? वहां पे घूर्णन हानि का लॉस से होगा। तो इसका एक्यूरेट उत्तर क्या रहेगा अपने पास? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? अधिकतर डीसी मशीनों में हवादार डक्ट होते हैं। त्रिज्यक, त्रिज्यक के साथ साथ अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अपने पास कोई भी डीसी मशीन होती है उसके अंदर खांचे बने होते हैं। यहाँ पर चाहे आर्मेचर हो, चाहे अपने पास फील्ड हो, क्या बने होते हैं? खांचे। ये खांचे एक मिनट क्या होते हैं? सीधे। अब सीधे के अंदर किस प्रकार? अगर सामने से अपन देखते हैं इस प्रकार होते हैं, ये पूरा गोल नहीं होता। तो किस प्रकार होते हैं? त्रिज्यक होते हैं, कन्फर्म है ये। अब या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन, या तो ए रहेगा इसका या बी। और इसी
ऐसे होते हुए भी क्या होते हैं, थोड़े से तिरछे होते हैं। यानी इस प्रकार अपने पास क्या हो गई, ये थोड़े मामूली से क्या रहते हैं, ये तिरछे, ताकि अपनी कोई भी मशीन के ऊपर कंपन उत्पन्न नहीं हो। यानी किस प्रकार होती है, अनुदैर्ध्य भी होते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, बी ऑप्शन। यानी त्रिज्य के साथ साथ क्या होती है, ये अनुदैर्ध्य। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक डीसी मशीन के ध्रुव नाल में भंवर धाराएं खाली स्थान के कारण प्रेरित होती हैं। दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, स्पंदनीय चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, क्षेत्र और आर्मेचर के मध्य सापेक्ष घूमने से, ये सभी। देखिए, अपने पास जो जनित्र होता है उसके अंदर जो भी ईएमएफ पैदा हो रहा है, होता कौन सा है, एसी। किसकी वजह से होता है, अपना जो एक तो है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या रहता है, स्थिर, एन पोल और एस पोल। इनके बीच में आर्मेचर क्या करता है, गति। दोनों के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए, यानी दोनों की गति में क्या रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए। तभी वहां पे क्या पैदा होगा, विद्युत पैदा होगी। तभी वहां पे क्या पैदा होगी, विद्युत। और करंट पैदा होगी यानी विद्युत पैदा होगी, तो वहां पे कौन सा लॉस हो जाएगा, भंवर धारा लॉस। यानी एसी पैदा हो जाएगी, और एसी के अंदर कौन सा लॉस होता है, भंवर धारा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन। क्षेत्र और आर्मेचर के मध्य सापेक्ष घूमने से वहां पे क्या पैदा होता है, ईएमएफ। उसी की वजह से कौन पैदा होती है, एसी। एसी की वजह से क्या पैदा हो जाती है, भंवर धारा लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, डीसी मशीन का आर्मेचर खाली स्थान के लिए सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। पहली बात तो सिलिकॉन मिलाते क्यों हैं, ये मिलाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, वो लेमिनेटेड क्यों करते हैं उसको, एडी करंट को कम करने के लिए। यानी कि दोनों की बात आए तो ये दोनों एक साथ होंगे, यानी हिस्टैरिसीस को भी कम करेगा और एडी करंट को भी क्या करेगा, वो कम करेगा। दोनों काम कर दिए इसने। तो केवल शिथिल्य हानि को कम करने के लिए करते हैं क्या, अपन नहीं, इसके अंदर एडी करंट भी आएगा। केवल भंवर धारा हो तो इसके अंदर क्या आएगा अपने पास, हिस्टैरिसीस लॉस भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन भी क्या गलत। तो अगले वाले देख लेते हैं। अगले वाला ऑप्शन क्या है, परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे वहां पे सिलिकॉन मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे मैं अलग पदार्थ भी लगा सकता हूँ। भंवर धारा हानि और शिथिल्य हानि दोनों को कम करने के लिए, तो इसका एक्यूरेट उत्तर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। यानी भंवर धारा हानि और शिथिल्य हानि दोनों को कम करने के लिए अपन सिलिकॉन मिलाने के साथ साथ क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, यहाँ पत्तियों के रूप में काट देते हैं उसको, और बीच में क्या लगा देते हैं, लेमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी मशीन के आर्मेचर में दांतों को कभी कभी तिरछा बना दिया जाता है, यह खाली स्थान को कम करने के लिए किया जाता है। ये बात तो मैंने अभी बताई थी कि तिरछा क्यों बनाते हैं, कंपनों को खत्म करने के लिए, हंटिंग को खत्म करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन। शिथिल्य को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं, भंवर धारा को कम करने के लिए पत्तियों के रूप में काट देते हैं, तंबा हानि को कम करने के लिए अपने पास कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे एक ही तरीका हो सकता है, डक्ट बना दो इसके अंदर, क्या बना दो, डक्ट। यानी मशीन को क्या कर दो, ठंडा, तो वहां पे आई स्क्वायर आर लॉस से कम होंगे, तो मशीन में क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस कम हो जाएगा। तो इसे एक्यूरेट उत्तर क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक दिक् परिवर्तक में वर्षों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, आर्मेचर गति पर। आर्मेचर से 1000 आरपीएम से घूमे या 50,000 से घूमे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या लगा रहे हैं, ब्रश लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे वहां पे आर्मेचर गति से कोई लेना देना नहीं होता। अगला क्या, कुंडली के प्रकार से, हाँ ये हो सकता है, लेप या वेव, लेप या वेव। अगर यहाँ पे कुंडली के प्रकार में मैं चेंज करता हूँ तो वहां पे मुझे क्या है, ब्रश अलग अलग लगाने पड़ेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, एकत्रित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा पर डिपेंड भी करता है, यानी अपन कितनी विद्युत उससे लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ब्रश से पूरी विद्युत आ नहीं पाएगी। मैं मान लीजिए लोड ज़्यादा चला रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा करंट चाहिए, तो अकेला ब्रश ज़्यादा करंट नहीं दे सकता, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा ब्रश लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्या, वोल्टेज, तो वोल्टेज से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके एक्यूरेट उत्तर कितने हैं, 2। तो इसका बी भी सही था, सी भी सही था। अब यहाँ पे बी और सी दोनों, ये वाला ऑप्शन आया नहीं, तो इसमें उत्तर क्या मानेंगे अपन, सी ऑप्शन। क्योंकि ज़्यादा अपनी विद्युत लेनी पड़े तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रश लगाने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। ठीक है, लेप और भी तो अपन कर भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपन। लोड अगर अपने पास ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्रश की संख्या ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मशीनों में कॉपर ब्रशों को प्रयुक्त किया जाता है। पहले बात बताया, कॉपर ब्रश का आर का मान क्या रहता है, कम। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा जो होती है वो क्या करेगा, ज्यादा सहन करेगा, वो ज्यादा करंट को जाने देगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। निम्न वोल्टेज ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज निम्न करंट, वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यूज किसका किया जा रहा है, कॉपर का। कॉपर क्या करता है, ज्यादा करंट को सहन करता है, तो उच्च धारा। जहाँ पे निम्न वोल्टेज हो और ज्यादा करंट हो, वहां पे किसका उपयोग करेंगे अपन, कॉपर ब्रश का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, रोटर शाफ्ट को सहारा देने हेतु प्रयुक्त बियरिंग सामान्यतः किस प्रकार की होती है। तो अपने पास जितनी भी मशीनें होती है, मोटर वगैरह ये बड़ी बड़ी, उनके अंदर ज्यादातर बॉल बेयरिंग यूज किए जाते हैं। तो उत्तर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। चुंबकीय बेयरिंग होती नहीं है। निडल बेयरिंग बहुत छोटी होती है, तो छोटी मशीनों में यूज की जा सकती हैं। और बुश बेयरिंग कूलर की मोटर वगैरह इनके अंदर करते हैं। तो कौन सी आएगी अपने पास, बॉल बेयरिंग। तो ज्यादातर मशीनों में कौन सी बेयरिंग होती है, बॉल बेयरिंग होती है, जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं बेयरिंग के अंदर, वो कौन सी होती है, बॉल बेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है मेरे पास, डीसी जनरेटरों में ब्रश उस चालक के साथ संपर्क में रहता है जो उत्तरी ध्रुव के नीचे है, दक्षिण ध्रुव के नीचे है, इंटरपोल के अंतराल में स्थित होता है। इसके लिए कोई जरूरी नियम नहीं होता। तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोल, एन पोल, एस पोल। तो मान लीजिए चल ब्रश कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर। ब्रश कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर। तो उत्तरी ध्रुव के नीचे आएगा तो उससे ये कनेक्ट नहीं होगा अकेले के साथ। जो दक्षिण ध्रुव के नीचे है उस अकेले के साथ भी ये कनेक्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो क्या हो गई, गलत। अब बचा तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे लगाए जाते हैं ब्रश, कहाँ पे लगाए जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब इंटरपोल भी कहाँ पे स्थापित होते हैं, यहीं पर स्थापित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर। इसका मतलब इंटरपोल के अंतरालों में स्थित होता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। नियम होता है इनके लिए। तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। नियम तो होता है फिक्स, एमएनए पे स्थापित है, किए जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी मशीनों के ब्रशों को खाली स्थान पे स्थापित किया जाना चाहिए। मैंने बता दिया एमएनए पे स्थापित करना चाहिए। ठीक है, और अपना अब दे देता हूँ ऑप्शन। कई क्वेश्चनों के ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। यानी इंटरपोल के अक्ष में दिक् परिवर्तक के ऊपर, ध्रुवीय अक्ष में दिक् परिवर्तक पर, ध्रुवों के बीच आर्मेचर मध्य पर, ध्रुवीय अक्ष में आर्मेचर पर। ये बताता हूँ, ध्यान से देखना आप। ये मान लीजिए मेरे पास क्या पोल, ये हो गया ध्रुव, एन और एस पोल। यहाँ पे लगा दिया मैंने इंटरपोल, छोटे होते हैं थोड़े इंटरपोल। ब्रश कहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पर। ध्रुव का एक्स कौन सा हो गया, दोनों पोलों, ये जो दोनों पोल हैं, इन दोनों पोलों के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवीय एक्स। तो यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, कार्बन ब्रश। और इंटरपोलों का ध्रुवीय एक्स कौन सा हो गया, ये वाला। यहाँ पर कभी ब्रश नहीं लगाए जाते। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन, राइट। ठीक है, अगला देखिए, क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर एक डीसी जनरेटर खाली स्थान उत्पादित करेगा। पहले बता दो क्रांतिक प्रतिरोध होता क्या है। ये होती है एक चरम सीमा। क्या होती है, चरम सीमा। अब चरम सीमा किसकी, फील्ड की। जो फील्ड है मेरे पास आर एफ, यानी फील्ड का जो प्रतिरोध है उसकी चरम सीमा होती है, इससे ज्यादा प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, अंतिम स्थिति होती है। उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक प्रतिरोध, यानी क्रिटिकल प्रतिरोध। अगर इस प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है तो अपने पास जनरेटर ईएमएफ बनाना क्या कर देता है, बंद। इससे ज्यादा प्रतिरोध होना ही नहीं चाहिए। अब ये क्या बोल, क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो चुका है प्रतिरोध, तो जनरेटर क्या नहीं करेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ा पाएगा। और फ्लक्स बढ़ा नहीं पाएगा, इसका मतलब वहां पे ईएमएफ पैदा नहीं होगा, तो शून्य वोल्टेज पैदा होगी। तो आप समझ गए होंगे क्या पैदा होगी, शून्य वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्बन ब्रश की चौड़ाई खाली स्थान के बराबर होनी चाहिए। यानी कार्बन ब्रश है मेरे पास, तो कार्बन ब्रश बहुत छोटी हो गई तो टच नहीं कर पाएगी, कभी टच करेगी कभी टच नहीं करेगी, क्योंकि कंप्यूटर घूमता हुआ क्या करेगा, संपर्क बनाएगा। तो कार्बन ब्रश मान लीजिए बहुत छोटी है, तो जब इस अचानक के ऊपर आएगा कार्बन ब्रश, उस समय विद्युत धारा बाहर नहीं देगा। इसका मतलब ब्रश की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए,
लगभग 2 से 3 जो अपने पास कम्यूटेटर के सेगमेंट है उनके बराबर होनी चाहिए। इसका उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 2 से 3 कम्यूटेटर के सेगमेंट की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक तुल्यकालिक बार के लिए टेपिंग की संख्या खाली स्थान के बराबर होती है। यानी अपने पास जो तुल्यकालिक बार होती है उसमें जो टेपिंग निकली होती है उसकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? ठीक है, देखिए मेरे पास ये मान लीजिए पोल है, एन पोल और एस पोल। तो इसको एक ही तार चाहिए सप्लाई के लिए। यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पर निकल जाएंगी। सप्लाई के लिए कितना तार चाहिए? इसको एक तार। अगर यहाँ पे पोल और कर दिए, मान लेता हूँ पोल यहाँ पे मैंने और कर दिए, तो यहाँ पे भी मुझे एक तार और चाहिए। यानी कि एक तार ये होगा, एक तार ये हो गया, यानी 1 2 3 4 पोल कितने हो गए? 4। तार कितने चाहिए? 2। ठीक है, 2 तार चाहिए कि मुझे वहां पे कनेक्शन कितने करने पड़ेंगे? 2 कनेक्शन करने पड़ेंगे। टेपिंग कितनी करनी पड़ेगी? 2। जितने पोल के जोड़े बढ़ेंगे उतनी ज्यादा टेपिंग्स बढ़ेंगी। इसका मतलब ध्रुव के जितने युग्म की संख्या बढ़ेगी टेपिंग की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। अगला क्या है? एक कुंडली में कम्यूटेशन के दौरान कम्यूटेशन काल के अंत तक धारा पूर्ण रूप से उठने में सक्षम नहीं होती। ऐसा किसकी वजह से होता है? कुंडली प्रतिरोध की वजह से। अगर आर का मान कम या ज्यादा हो गया तो करंट परिवर्तित होने में समय उतना ही लेगी। ये सिर्फ करंट का विरोध करता है प्रभावित होने से, ना कि बदलने का विरोध करता है। तो इससे कोई लेना देना अपना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आर्मेचर में ईएमएफ, अगर आर्मेचर के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है तो बदलने से कोई परिवर्तन नहीं करेगा ये। कुंडली में प्रेरित रिएक्टेंस वोल्टेज, यानी धारा के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है बार बार, इन परिवर्तनों का विरोध कौन करता है? रिएक्टेंस, यानी कि एक्सल। जो वहां पे एक्सल पैदा हो रहा है वो क्या करेगा? विरोध करेगा, उसको पूरी उठने नहीं देगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन। क्योंकि ये क्या करता है? करंट के परिवर्तनों में विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? बिना दिक् परिवर्तक के एक डीसी जनरेटर एक होता है। यानी मैंने वहां से कम्यूटेटर क्या कर दिया? हटा दिया। तो लगाया कौन होगा? मैंने स्लिप रिंग। अब कम्यूटेटर हटा दी, मैंने क्या लगा दी वहां पे? स्लिप रिंग। तो उसको अपन क्या कहेंगे? एसी जनरेटर। क्या कहेंगे? एसी जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? डीसी जनरेटरों में ब्रश खाली स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वोल्टेज को एकत्रित करने के लिए, बॉवर धारा हानि कम करने के लिए, एसी आर्मेचर धारा को डीसी में चेंज करने के लिए, बिना किसी स्पार्किंग के धारा को एकत्रित करने के लिए। पहले बताया तो वोल्टेज को एकत्रित करने के लिए ब्रशों का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, बॉवर धारा हानि को कम करने के लिए, तो बॉवर धारा हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं पत्तियों को। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है। इसका ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन, एसी आर्मेचर धारा को डीसी में चेंज करने के लिए ये काम करता है कम्यूटेटर। तो ये भी क्या हो गया? गलत। क्योंकि अब बात किसकी हो रही है? ब्रश की। अगला कौन सा? बिना किसी स्पार्किंग के धारा को एकत्रित करने के लिए। अगर इसका उत्तर क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। अगर मुझे बिना स्पार्किंग करंट को लेना है कम्यूटेटर से तो कौन लेगा? ये ब्रश लेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लगा दूं तो वहां पे क्या पैदा होगी? स्पार्किंग। जैसे तार लगा दिए मैंने, तार लगा दी तो भी वहां पे क्या पैदा होगी? स्पार्किंग। और मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है। तो ब्रश का काम क्या है? बिना स्पार्किंग किए धारा को एकत्रित करके लोड को सप्लाई करना हो, काम किसका है? ब्रश का। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन। अगला क्या है? देखिए, एक स्व उत्तेजित जनरेटरों में वोल्टेज बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? ध्रुवों में अवश्य चुंबक होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए, ये बात क्या है? सही। क्षेत्र कुंडलन आर्मेचर कुंडलन से उचित रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्षेत्र जो फील्ड है मेरे पास वो आर्मेचर के साथ जुड़ी हुई रहनी चाहिए ताकि वहां पे करंट जाए और क्या बनाए? फ्लक्स। ये भी बात इसकी क्या है? सही है, दोनों बातें सही है। अगला क्या है? क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध क्रांतिक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये बात मैंने अभी बताई थी। क्रांतिक से ज्यादा हो गया तो वहां पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं बढ़ा पाएगा वो जनरेटर। तो ये बात भी क्या है? सही, कम होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन सही है। सभी क्या है? बातें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? शून्य भार संतृप्त अभिलक्षण खाली स्थान के बीच खींचा जाता है।
शून्य बार यानी नो लोड। नो लोड है तो लोड के पास तो कोई करंट नहीं जा रही, ना वोल्टेज जा रही, तो नो, ये मेरे पास आर्मेचर। आर्मेचर पूरी करंट किसके पास जाएगी? फील्ड के पास। ये मेरे पास फील्ड, तो यहाँ से क्या है? ओपन। इधर से करंट जा नहीं रही, करंट किसके पास जा रही? फील्ड के पास। तो यानी फील्ड की करंट आई है, और किसके मध्य? जो ये इस टर्मिनलों पे वोल्टेज आ रही है या इसके पास जा रही है, बात एक ही है, उसके मध्य। उसको अपन क्या बोलते हैं? वी नोट या ई नोट। शून्य बार वोल्टेज से ये क्षेत्र धारा। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ए ऑप्शन। शून्य बार वोल्टेज आर्मेचर धारा के मध्य नहीं बनता। अगर आर्मेचर धारा आई और जो आर्मेचर के अंदर पैदा हो रहा है ईजी वो आई, तो वो क्या होगा? इंटरनल अभिलक्षण। अगर लघुपति धारा से कोई मतलब नहीं है अपने को, लघुपति धारा से कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन पे क्या होगी? गलत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। अगला क्या है? मुख्य क्षेत्र फ्लक्स या मुख्य क्षेत्र ध्रुव के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स खाली स्थान होता है। यानी फील्ड का जो फ्लक्स है वो ऐसे पड़ा है स्थिर, और इसके बीच में फ्लक्स किसका बन रहा है? आर्मेचर का। वो फ्लक्स भी क्या होगा? ये फ्लक्स अपने आप में क्या स्थिर है, ये फ्लक्स भी अपने आप में क्या स्थिर है। दोनों क्या रहते हैं? अपने आप में स्थिर रहते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं? स्थिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रॉस चुंबकन प्रभाव है? दिक् परिवर्तन, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में कमी, टर्मिनल वोल्टेज में कमी। यानी क्रॉस चुंबकन प्रभाव किसका प्रकार है? किसका है? कम्यूटेशन का। उत्तर क्या रहेगा इसका? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या? निम्न में से कौन विचुंबकीय प्रभाव है? यानी विचुंबक से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं अपन? भाई फ्लक्स में कमी आ गई, भाई विचुंबक हो रही है। क्या हो रही है? विचुंबक। जो पोल थे मेरे पास, एन पोल और एस पोल, यहाँ पे क्या बन रही थी? चुंबक। ये बड़े थे, निकल रही थी। अब प्रभाव कौन सा होगा? विचुंबकीय। विचुंबक से ये चुंबक क्या होने लगी? खत्म, धीरे धीरे। जब खत्म होगी इसका मतलब फ्लक्स कम हो गया, तो फ्लक्स में कमी आ गई। फ्लक्स कम होगा इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगी? कम। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा अपने पास? डी ऑप्शन। देखिए, जनित्र की दशा में अनुगामी ध्रुव टिप्स के अंतर्गत फ्लक्स घनत्व टीपीटी। ठीक है, कौन सी टीपी? एक होती है मेरे पास टीपीटी, एक होती है मेरे पास एलपीटी। ट्रेनिंग पोल टिप, रीडिंग पोल टिप। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? पोल। जब आर्म से इधर घूम रहा है तो फ्लक्स इस प्रकार हो जाएगा, यानी इस पे तो बढ़ रहा है फ्लक्स, और इस पे बढ़ रहा है। घट किस पर है? इसके ऊपर। इनको जिस पे घट रहा है ना, ये वाली, यानी घूमने की दिशा ये है, तो जो पीछे टिप्स रह गई वो क्या बोलते हैं अपन? एल पी टी। ठीक है, और जो ये वाली टिप्स हैं आगे वाली, इनको क्या बोलते हैं अपन? टी पी टी, ट्रेनिंग पोल टिप्स। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान बढ़ता है, इनके ऊपर फ्लक्स का मान घटता है। तो बात इसी चलिए टीपीटी, टीपीटी पे बढ़ेगा और एलपीटी के ऊपर घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जनित्र की दशा में लीडिंग ध्रुव टिप्स के अंतर्गत फ्लक्स है ना, तो अभी बताया मैंने, यानी कि टीपीटी पे बढ़ता है और एलपीटी के ऊपर घटता है। अभी बताइए मैंने क्या होगा इसमें? घटेगा। किसी बात हो रही है? लीडिंग ध्रुव टिप्स की, यानी कि एलपीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव? लो आने में वृद्धि, रख रखाव मरम्मत में वृद्धि, डिजाइन लागत में वृद्धि, उपरोक्त सभी। देखिए, लो आने में वृद्धि, जब मेरे पास आर्मेचर प्रतिक्रिया हो रही है तो वहां पर फ्लक्स परिवर्तन दर बढ़ जाएगी। फ्लक्स परिवर्तन दर बढ़ेगी, इसका मतलब एसी बढ़ेगी। एसी बढ़ गई इसका मतलब आवृत्ति का मान बढ़ गया। आवृत्ति का मान बढ़ा, इसका मतलब लो हानियां बढ़ गई, तो लो हानि में वृद्धि होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको, उसके अंदर मुझे देख रेख ज्यादा करनी पड़ेगी, लागत भी क्या आएगी? ज्यादा। तो बी ऑप्शन बी इसका क्या? राइट। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे डिजाइनिंग उसकी चेंज करनी पड़ेगी, तो डिजाइनिंग चेंज करूँगा तो उसकी लागत में क्या आएगी? वृद्धि। तो ये भी क्या सही? इसका मतलब सभी क्या इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मेचर प्रतिक्रिया उसके प्रभाव को कम करने वाली निम्न में से कौन सी विधियां हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया हो रही है
उसके प्रभाव को मुझे कम करना है। कौन कौन सी विधि है? ध्रुव चैम्परिंग। ध्रुव चैम्परिंग का मतलब जो पोल अपने पास ये पोल होते हैं ना, ये वाले, इनको सही कर दो आगे से इस प्रकार। तो ये भी विधि होती है। इससे क्या होता है, अपने पास जो फ्लक्स जा रहा है वो सही दिशा में जाएगा, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? खत्म। ध्रुव स्टेटिंग। ध्रुव स्टेकिंग। ध्रुव स्टेकिंग का मतलब हो गया कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पोल भी यहाँ पे जोड़ दो। एक्स्ट्रा पोल भी जोड़ दो। एक्स्ट्रा पोल बोले तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पोल बोले तो यहाँ पे छोटे छोटे पोल, एक्स्ट्रा पोल लगा दो। इनको बोलते हैं अपने इंटरपोल। तो इंटरपोल लगाने से भी इसको खत्म किया जा सकता है। ये भी सही है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इसका प्रयोग करके भी अपन यहाँ पे कम कर सकते हैं। इसका मतलब सभी क्या है इसके सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को खाली स्थान में लगाया जाता है। हमेशा पोल शो के ऊपर लगाते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को। यानी कि ये मेरे पास क्या हो गई? पोल। तो यहाँ पे इस कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के कनेक्शन करते हैं, इस प्रकार घुमाते हैं और यहाँ पे टर्न लगाकर आर्मेचर की सीरीज में उसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पे होती है मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धार की दिशा आर्मेचर चालकों में धार की दिशा के खालिस्तान होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करती है। किसको खत्म करती है? आर्मेचर रिएक्शन को। तो आर्मेचर में जो रिएक्शन हो रहा है यानी एक वोल्टेज प्रेरित हो रही है, उसको खत्म करती है कौन? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसका मतलब आर्मेचर अगर इधर फ्लक्स बना रहा है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग रिवर्स में फ्लक्स बनाएगी। इसकी वजह से वहां पे क्या खत्म हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होगा कब? जब दोनों में करंट की दिशा क्या रहेगी? विपरीत एक दूसरे की। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन। समान होती है, ठीक विपरीत होती है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी। तो इसके ठीक विपरीत होती है करंट की दिशा। करंट की दिशा विपरीत रहेगी तभी वहां पे क्या होगा? एक दूसरे फ्लक्स विपरीत बनेगा, वो फ्लक्स खत्म होगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य पोलों की अपेक्षा इंटर पोलों का आकार छोटा होता है, इसका कारण क्या है? संतृप्त नहीं हो, संतृप्त हो जाए, अत्यधिक फ्लक्स बनाए, उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक फ्लक्स नहीं बना पाएगा। वो ज्यादा फ्लक्स नहीं बनाता। इंटरपोल बहुत छोटा होता है तो बहुत ही कम फ्लक्स बनाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। संतृप्त प्राप्त करने के लिए फुल फ्लक्स बना ले, तो फुल फ्लक्स अगर उसने बना दिया तो मेरे पास जनित क्रिया में पैदा ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। तो उत्तर क्या आएगा? ये ऑप्शन। संतृप्त नहीं हो इसलिए उसकी वाइंडिंग छोटी बनाते हैं अपन। छोटी वाइंडिंग हो गई, ये ज़्यादा फ्लक्स बढ़ा नहीं पाएगी और अपने पास आर्मेचर रिएक्शन में थोड़ी बहुत जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसको खत्म कर देगी थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे जो बचेगा वो अपने अपने को क्या वो अपन बाहर ले लेंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा? ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरपोल का काम क्या होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज समाप्त करना, कम्यूटेशन सुधार करना, क्रॉस चुंबन प्रभाव समाप्त करना और कम्यूटेशन सुधार करना। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रिएक्टेंस वोल्टेज खत्म करता है। अभी ये बात तो मैंने बहुत बार कर ली। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करता है? खत्म करता है। इसका ये तो क्या है? सही है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को भी क्या करता है? ये खत्म। तो रिएक्टेंस वोल्टेज होगी तो वहाँ पे क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होगा, उसको भी क्या कर देगा? खत्म। इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक्स। और किसी के बारे में अपना अगले वाले वीडियो में बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।